छात्रों, क्या हाल है आपके? मैं आपकी अगली क्लास, जो मैंने इससे पहले 2 क्लास आपका लिया था, जिसमें कि मैंने भारत के गवर्नर जनरल की मैंने चर्चा किया था। उसके बारे में बताया कि हमारे भारत में कौन कौन से गवर्नर या फिर गवर्नर जनरल हुए थे और उसके कार्यकाल में कौन कौन सी घटनाएं घटी, उन्होंने कौन सी नीति अपनाई, कौन से कानून लागू किए। तो उसी सिलसिले को जैसे आगे बढ़ाते हुए आज मैं भारत के वायसराय के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो कौन कौन से उसके बाद वायसराय हो, क्योंकि वायसराय की पोस्ट तब आती है जब हमारे भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके शासन को समाप्त कर दी जाती है और शासन चली जाती है इंग्लैंड के हाथों में, वहाँ की सरकार के हाथों में, और वो वहाँ से भारत के वायसराय के रूप में किसी न किसी को भेजते हैं, या फिर जो यहाँ पे गवर्नर जनरल थे फिर उन्हीं को जैसे बना दिया जाता है। तो सबसे पहले एक भारत के गवर्नर वायसराय के रूप में जो हमारे पास आए थे, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, ये जो पहले वायसराय हैं, इससे पहले ये गवर्नर जनरल ही थे और इनका कार्यकाल जो है 1856 से 1862 ईस्वी तक का है, देख सकते हैं। और इनके कार्यकाल में जो है ना बहुत महत्वपूर्ण कार्य भी हुए हैं, जिसमें कि सबसे जो मेन काम था ये 1857 में, यानी ठीक 1 साल बाद सैनिक विद्रोह हो जाती है, या फिर भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कह सकते हैं, वो हो जाती है। और फिर इसी में क्या होता है ना कि ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दी जाती है। मैंने पहले भी बताया था कि इसके शासन को समाप्त कर दिया जाता है। इसके बाद एक इलाहाबादी घोषणा की जाती है। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा नियुक्त प्रथम वायसराय के रूप में नियुक्त होते हैं, जिसकी चर्चा मैंने आपको अभी बताया था, यही है। ठीक है, और 1856 में इन्होंने विधवा पुनर्विवाह एक्ट लागू कर दिया, क्योंकि पहले विधवाओं को विवाह करने का और उसको अपनी ज़िंदगी बसाने का कोई कानून नहीं था। तो इन्होंने जैसे इसी सिलसिले में एक कानून बनाई थी और उस कानून को लागू किया गया था 1856 में, विधवा पुनर्विवाह। 1857 में बम्बई, कलकत्ता, मद्रास में विश्वविद्यालय अर्थात यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई। इतना ही नहीं, इन्हीं 4 जगहों में हाई कोर्ट, इंडियन हाई कोर्ट एक्ट के अंतर्गत हाई कोर्ट की स्थापना की गई 1861 में, देख सकते हैं आप। 57 में विश्वविद्यालय और ठीक 4 साल बाद जैसे हाई कोर्ट की स्थापना और इन्हीं 4 महानगरों में की जाती है। इसके बाद है आपके 1861 में ही भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी, इंडियन पेनल कोड की स्थापना की जाती है। ठीक है, इसके बाद दूसरे वायसराय के रूप में हमारे पास आते हैं एल्गिन प्रथम, और इनका जो कार्यकाल है वो 1862 से 1863, यानी ज़्यादा लंबा नहीं रहा, 1 साल का कार्यकाल नहीं है। और इनके कार्यकाल में भी जैसे कुछ घटनाएं हुई थी। पहला तो एक भावी आंदोलन का इन्होंने जैसे क्या कहते हैं काफ़ी सफलता के साथ दमन कर दिया था, और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण घटना हुई थी कि 1 साल के बाद इनकी पंजाब में मृत्यु हो जाती है। ठीक है, किसी न किसी बीमारी की वजह से। चलिए, इसके बाद हम आते हैं तीसरे वायसराय के रूप में, हमारे सामने हैं सर जॉन लॉरेंस। अब ये सर जॉन लॉरेंस जो है, ये इनका जो कार्यकाल है 1863 से 1869 के बीच, और 2 काम हुए थे इनके कार्यकाल में। एक तो कुशल आक्रमणीयता की नीति अपनाई गई थी और दूसरा हुआ था समुद्री टेलीग्राफ सेवा भारत और लंदन के बीच आरंभ किया गया था। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं लॉर्ड मेयो। चौथे वायसराय के रूप में हमारे सामने आता है लॉर्ड मेयो, और ये 69 से 72 के बीच रहते हैं, यानी 3 साल का कार्यकाल इनका भी रहता है। इनके कार्यकाल में जैसे क्या कहते हैं जो काम हुए थे उसमें था वित्तीय केंद्रीकरण की नीति। मेयो कॉलेज अजमेर में इसकी स्थापना की जाती है। 1872 में भारत में पहली बार जनगणना हुई थी। पूछ लेगा भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी, तो 1872 में। किसके काल में हुआ था, तो लॉर्ड मेयो के काल में हुआ था। और एक और घटना घटी थी 1872 में ही, अंडमान में एक अफगानी द्वारा चाकू मारने से इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, चलिए इसके बाद है लॉर्ड नॉर्थब्रुक, हम नॉर्थब्रुक कहेंगे इनको, और देख सकते हैं यही है इनका शकल भी देख लीजिए। और अकल इनमें इतना था कि ये अपने कार्यकाल में जैसे क्या कहते हैं इनके कार्यकाल में कुका आंदोलन हुआ था। चलिए इसके बाद छठे वायसराय के रूप में आते हैं लॉर्ड लिटन।
76 से 80 के बीच इनका कार्यकाल रहता है 4 सालों के लिए, ठीक है। और इनके कार्यकाल में क्या क्या कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं घटी थी, तो सबसे पहले जो हुआ था, साम्राज्यवादी एवं प्रक्रियावादी वायसराय थे ये, अपनी गलत नीतियों के कारण द्वितीय अफगान युद्ध में पराजय का मुंह इनको देखना पड़ा। ये भारत विरोधी थे, ये किसी तरह भारत को लूटना चाहते थे। इन्होंने जो इंडियन सिविल सर्विसेज था जिसको हम IAS के नाम से जानते हैं, और पहले ये जो था ना ICS, इंडियन सिविल सर्विसेज, इसकी आयु अभी भी 21 है, लेकिन इनके पहले भी 21 थी, लेकिन इन्होंने क्या करी थी ना कि 19 वर्ष कर दिया इनको। मेन कारण था कि 19 वर्ष करने के पीछे, क्योंकि 19 वर्ष में देखिए इंडियन जो थे वह ग्रेजुएशन कर नहीं पाते, और ग्रेजुएशन नहीं कर पाते तो फिर जो इस सेवा में, तो ये थी। तो इसके बाद इनका जो परीक्षा दूसरा, जैसे इन्होंने क्या व्यवधान डाला था कि परीक्षा केंद्र भारत में ना होकर लंदन में होती थी, इसका सेंटर होता था जहाँ पे बहुत कम लोग जा पाते थे। इसीलिए उस समय हमारे भारत में हमारे इंडियन जो थे वो सिविल सर्विसेज एग्जाम में अपीयर नहीं हो पाते थे। और ये इतने अच्छे कार्य इनका था कि इन्हीं के काल में जैसे भयानक अकाल पड़ गया। गलत नीति है तो जैसे अकाल क्या, महामारी, कुछ भी हो सकता है। चलिए 1877 में पहली बार इन्हीं के काल में जो है ना दिल्ली दरबार लगा था, जिसमें महारानी, ब्रिटेन की जो महारानी थी, इनको केसरी हिंद की उपाधि से नवाजा गया था। और ये उन्हीं के जन्मदिन के अवसर पर जब उनका 25 वर्ष पूरा हो जाता था हुआ था, तो उसके उपलक्ष्य में जही चाहिए दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था, ठीक है। 1878 वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लगा दिया गया था, खासकर जैसे ईश्वर चंद्र विद्यासागर के सोम प्रकाश जो निकलती थी मैगजीन, उसके लिए था। आर्म्स एक्ट, हथियार रखने पर उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया। और अगला देख लेते हैं, लॉर्ड रिपन हमारे 7वें वायसराय के रूप में 80 से 84 4 साल के लिए इनका कार्यकाल था। और उदारवादी एवं लोकतांत्रिक वायसराय के रूप में जाने जाते थे। 1881 के बाद ये नियमित जनगणना कराने लगे। स्थानीय स्वशासन इनका अच्छा था, ठीक है, इसीलिए इनको स्थानीय स्वशासन के जनक भी कहा गया। इन्होंने जैसे बाल मजदूरी पर जैसे प्रतिबंध लगाया, पहला कारखाना अधिनियम इन्होंने पारित करवाया था। और जो वर्नाकुलर एक्ट इससे पहले वायसराय के द्वारा लगाया गया था, उसको इन्होंने 1882 में उस एक्ट को हटा दिया गया। हाँ, लेकिन इनके काल में कुछ घटनाएं भी घटी थी, और घटी थी कि श्वेत विद्रोह हो गया, द्वितीय श्वेत विद्रोह। एल्बर्ट बिल पास किया गया था इनके कार्यकाल में। चलिए इसके बाद हम देखते हैं 8वें वायसराय के रूप में लॉर्ड डफरिन, इनका भी कार्यकाल 4 साल का रहा है। और इनका कार्यकाल को महत्वपूर्ण इसलिए माना जाता है क्योंकि 1885 में यही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी, ठीक है। चलिए इसके बाद हमारे 9वें जो वायसराय थे वह लैंसडाउन था, और इन्होंने दूसरा कारखाना अधिनियम पारित किया। और इन्होंने ही डुरंड रेखा जो भारत और अफगानिस्तान के बीच सीमा रेखा का जैसे ये बीच खींचा गया था, और नेतृत्व इसका इन्होंने किया था, ये हेनरी डुरंड ने इनका नेतृत्व किया था, इसीलिए डुरंड के नाम पर डुरंड रेखा रखा गया था। और पहले तो ये भारत अफगानिस्तान के बीच यह रेखा थी, लेकिन जब भारत से पाकिस्तान अलग हो गई तो अब यह रेखा भारत से न रहकर अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच हो गया, ठीक है। चलिए अगले वायसराय के रूप में हम देखते हैं एल्गिन महोदय हैं, एल्गिन द्वितीय हैं। इनका कार्यकाल जैसे 5 साल का था, और इनके कार्यकाल में कौन कौन से क्या क्या हुआ थोड़ा इसको देख लेते हैं। 1895 में अकाल आयोग का इन्होंने गठन किया था, लॉयल आयोग के नाम से। 1895 में ही शिवाजी उत्सव का आयोजन किया गया था, जैसे ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। फिर 1897 में चापेकर बंधु जो थे दामोदर व बड़ाल कृष्ण चापेकर द्वारा प्लेन कमिश्नर जो रेंट एवं हस्ट थे उसको गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मुंडा विद्रोह हुआ था इनके जैसे क्या कहते हैं काल में 1899 में। चलिए इसके बाद जो हमारे 11वें वायसराय आते हैं वो है लॉर्ड कर्जन। अब इनका कार्यकाल जो था 1899 से 1905 के बीच रहा है, ज़्यादा नहीं रहे, 2 साल 5-6 साल के लिए थे। और
1901 में इन्होंने खुदाई के लिए भारत में जो खुदाई से जो चीज़ें मिल रही थी तो उसके लिए इन्होंने एक विभाग की स्थापना किया था, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, नई दिल्ली में। इसके बाद इन्होंने उसी साल सिंचाई आयोग की स्थापना की। 1902 में पुलिस आयोग का स्थापना होती है, शिक्षा आयोग की स्थापना होती है, अकाल आयोग की स्थापना होती है, विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना होती है। तो देख सकते हैं एक इस काल में जो है ना कि काफ़ी बहुत सारे आयोग की स्थापना जैसे हुआ था लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में। और इसके बाद हम देखते हैं 1903 में अपराध अन्वेषण विभाग भी बना, प्राचीन स्मारक एक्ट भी 1904 में बना। इसके बाद 1905 में बंगाल विभाजन भी होती है और रेलवे बोर्ड की भी स्थापना होती है। सर्वाधिक रेलवे लाइन बिछाने का काम लॉर्ड कर्जन के काल में ही हुआ था। ठीक है, तो इसको आप लिख लेंगे, याद रख लेंगे। चलिए, इसके बाद जो हमारे 12वें वायसराय हैं लॉर्ड मिंटो द्वितीय। अब इनका कार्यकाल भी 5 साल का है, देख रहे हैं 1905 से लेकर और 10 तक, यानी 1910 तक थे ये। 1905 में इनके काल में स्वदेशी आंदोलन हुआ। 6 में मुस्लिम लीग का गठन किया गया। 7 में कांग्रेस का सूरत अधिवेशन और कर्नल ऑलकॉट के स्थान पर एनी बेसेंट को कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। और फिर एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी के अध्यक्ष भी नियुक्त हुई थी। फिर क्या है यहाँ पे देख सकते हैं, ये 1909 में मार्ले मिंटो सुधार हुआ। मदन लाल धिंगरा द्वारा कर्नल वाल्मीकि की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। कब? 1 जुलाई 1909 को। तो लॉर्ड मिंटो के काल में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण कार्य हुए थे। चलिए, हमारे 13वें जो वायसराय हैं वह है लॉर्ड हार्डिंग। हार्डिंग कह लीजिए, लॉर्ड तो हम लोग एक ही को कहते हैं जो हमारे लॉर्ड हैं। चलिए, और इनका जो कार्यकाल था 10 से 16, 6 साल हम कह सकते हैं। और 10 में इन्होंने कार्यकाल यानी पदभार लिया और 11 में जैसे क्या कहते हैं दिल्ली में द्वितीय दरबार लगाया गया। और जो पहले बंगाल विभाजन हुआ था उसको रद्द कर दिया गया इसी दिल्ली दरबार में एक घोषणा के द्वारा। 12 में क्या होता है ना कि राजधानी परिवर्तन समारोह किया जाता है, यानी जैसे पहले कोलकाता थी उसको दिल्ली लाया जाता है। और 12 में ही दिल्ली में बम कांड हो जाती है। रविन्द्रनाथ टैगोर 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य नोबेल पुरस्कार भी दिया जाता है तथा 1913 में ही गदर पार्टी की स्थापना की जाती है। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध देख सकते हैं, 1914 से 1919 का इसका कार्यकाल रहता है। और कामागाटारू प्रकरण भी 1914 में ही हुआ था। चलिए, 1915 में देख लेते हैं क्या हुआ था। गांधी जी का स्वदेश आगमन होता है। गांधी जी वापस आते हैं अपने इंडिया 9 जनवरी 1915 को। और ये गोपाल कृष्ण गोखले जो इनके राजनीतिक गुरु थे, इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, इन्होंने गांधी जी को इसे राजनीति में आने के लिए प्रेरित किया था, देश की हालात के बारे में अवगत कराया। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि उनको ये इस राजनीति में आमंत्रित कर खुद इस दुनिया से चले जाते हैं। इसके बाद 1916 में हम देखते हैं कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन होता है, जिसको हम लखनऊ पैक्ट भी बोलते हैं। होम रूल आंदोलन, ठीक है, गृह शासन आंदोलन कहते हैं। गांधी जी का भारतीय राजनीति में प्रवेश ही होता है। 1 साल बाद 15 में आते हैं और 16 में घुस जाते हैं। इसके बाद हमारे चौथे जो वायसराय थे वह है चेम्सफोर्ड। 1916 से 1921 5 साल का इनका कार्यकाल था। और इनके कार्यकाल में चंपारण सत्याग्रह हुआ और इसी में गांधी जी इसी के द्वारा जो है ना ये राजनीति में प्रवेश करते हैं। और 1917 में ही मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार हुआ था। इसके बाद 18 में अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन हुआ। खेरा सत्याग्रह गुजरात में हुआ। 1919 में देख सकते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पारित किया गया। रॉलेट एक्ट 1919 में लगाया गया, जिसको काला कानून भी कहते हैं। इस कानून के अंतर्गत ये होता है कि जिसको भी मर्जी हो अंग्रेज उसको उठाकर अंदर डाल सकता है, पीट सकता है, केवल सच के बिना पर, बिना अपराध को सही से साबित किए। तो इसीलिए सारे हिंदुस्तानियों ने जैसे इसका विरोध किया था और इसी के खिलाफ एक सभा का आयोजन किया गया था आपको जलियांवाला बाग में, जहाँ पे जनरल डायर ने जैसे सबको गोलियों से भून दिया गया। ठीक है, इसीलिए इसको काला कानून भी कहा गया है। चलिए, अब देख सकते हैं 1919 में ही जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है 13 अप्रैल 1919 को, जो उसी एक्ट के खिलाफ हो रही थी। 1919 में ही हंटर कमेटी का गठन होता है 1 अक्टूबर 1919 में।
अप्रैल में घटना घटती है, 1 अक्टूबर को जैसे एक कमेटी का गठन कर दिया जाता है छानबीन के लिए। इसके बाद आप देख सकते हैं खिलाफत आंदोलन भी हुआ था। 1920 में असहयोग आंदोलन हुई और बहुत दुख की बात है कि 1920 में ही बाल गंगाधर तिलक हमारे बीच नहीं रहे। 1 अगस्त 1920 को ही इनकी मृत्यु हो जाती है। 1921 में कांग्रेस का अहमदाबाद अधिवेशन होता है। चलिए, तो इतने सारे चीज़ थे जो इनके चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में हुई थी। इसके बाद हमारे 15वें वायसराय हैं लॉर्ड रीडिंग, ठीक है, देख सकते हैं। और 1921 से 1926 22 में चौरा चौड़ी कांड हो जाती है, जिसके वजह से असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया जाता है और 6 साल के लिए गांधी जी को जेल में डाल दिया जाता है। लेकिन वो 2 साल में ही निकलकर बाहर आ जाते हैं। बारदौली प्रस्ताव आई, निंदा प्रस्ताव आया, गांधी जी की गिरफ्तारी जिसकी मैंने चर्चा किया था 6 साल, लेकिन गांधी जी रिहा हो जाते हैं मात्र 2 वर्ष की सजा के बाद ही। 1923 में स्वराज पार्टी का गठन होता है 1 जनवरी 1923 को। बाल साठ आंदोलन होता है 1923 से 1924 के दौरान। 24 में गांधी जी दास पैक्ट, नवंबर 24 में जो है दास पैक्ट आती है। इसके बाद कांग्रेस का बेलगांव अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किया था। इसके बाद 1925 में काकोरी ट्रेन डकैती होती है, जिसमें से अंग्रेजों का खजाना लूटा जाता है, हथियार लूटे जाते हैं। कांग्रेस का बेलगांव अधिवेशन महात्मा गांधी, विट्ठल भाई पटेल सेंट्रल लेजिस्लेटिव के प्रथम भारतीय अध्यक्ष अर्थात स्पीकर के रूप में नियुक्त होते हैं। चलिए, हमारे जो 16वें वायसराय हैं वो हैं लॉर्ड इरविन, ठीक है, देख सकते हैं। और इनका कार्यकाल भी 5 साल का है, 26 से 31 तक। 1927 में देखिए इनका साइमन कमीशन की घोषणा होती है। 28 में साइमन कमीशन का आगमन मुंबई से शुरू होती है। लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है 1928 में ही। लाहौर षड्यंत्र, सैंडर्स हत्याकांड भी कह सकते हैं, ये होती है 1928 में। नेहरू रिपोर्ट आती है जिसको अली मोहम्मद जिन्ना ने सिरे से नकार दिया था 28 अगस्त 1928 को। इंडिपेंडेंस फॉर इंडियन लीग की स्थापना होती है। बारदौली सत्याग्रह होता है। ये सारे घटनाएं 1928 में। चलिए, 1929 में देखते हैं जिन्ना फार्मूला, क्योंकि जब ये नेहरू रिपोर्ट को ये जिन्ना ने नकार दिया था तो इन्होंने अपना फार्मूला दिया था। ठीक 1 साल बाद 28 मार्च 1929 को, ठीक है। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 31 दिसंबर 1929 को होती है। 1930 में साइमन कमीशन की रिपोर्ट आती है। महात्मा गांधी द्वारा 11 सूत्री मांग की जाती है, ठीक है। और नमक सत्याग्रह भी होता है 12 मार्च 1930 को। सविनय अवज्ञा आंदोलन देख सकते हैं, इन्हीं के काल में हुआ था। 6 अप्रैल 1930 को प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुई थी 12 नवंबर 1930 को। गांधी 1931 में देखते हैं गांधी जी इरविन समझौता हुआ था 5 मार्च 1931। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 मार्च 1931 को हुई थी। चलिए, इसके बाद देखते हैं द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन, यानी हमारे जो अगले वायसराय होते हैं वो वेलिंगटन है और इनका कार्यकाल भी 5 साल का है। और 32 में देख लेंगे द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन होती है 1 जनवरी 1932 को। मैकडोनाल्ड अवार्ड दिया जाता है 16 अगस्त 1932 को। गांधी जी का आमरण अनशन होता है 20 सितंबर 1932 को। देखते जाइए, पूना पैक्ट 24 सितंबर 1932 को। तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया जाता है 17 नवंबर 1932 को। श्वेत पत्र जारी होता है मार्च 1932 को। गांधी जी का हरिजन उत्थान के लिए कार्य क्या कहते हैं वो योजना लागू होती है 1932 में। 1934 में देखिए कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन होता है। 35 में भारत शासन अधिनियम एक्ट पारित होता है। इसके बाद 35 में ही बहुत सारे कार्य भी हुए हैं, यहाँ से यहाँ तक आप देख सकते हैं क्या क्या हुआ है। मैकडोनाल्ड अवार्ड 16 अगस्त 1932, गांधी जी का आमरण स्थान 20 सितंबर 1932, पूना पैक्ट, तो ये सारे देख सकते हैं जो मैंने इससे पहले भी आपको बताया था। ये सब इतना ही। चलिए आगे हम देखते हैं हमारे जो 18वें वायसराय हैं वह है लिन लिथिगो। इनका कार्यकाल ज़्यादा तो नहीं
कह सकते हैं, 4 और 4 8 ही साल का है, बहुत ज़्यादा है। चलिए, और 37 में भारत का पहला आम चुनाव होता है, फरवरी 1937 में। सिकंदर जिन्ना पैक्ट अक्टूबर 1937 में आती है। 1938 कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन फरवरी 38 में होती है। 39 में देखते हैं कांग्रेस का त्रिपुरा यानी त्रिपुरी अधिवेशन जो है 19 जनवरी 1939 को किया जाता है। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 3 मई 1939 को होती है। द्वितीय विश्व युद्ध 1 सितंबर 1939 को आरंभ होती है। मुक्ति दिवस जो है 22 दिसंबर 1939 को लोग मनाते हैं। चलिए, 1940 में पाकिस्तान की मांग की जाती है 23 मार्च 1940 में, और इसी में अगस्त प्रस्ताव भी लाया जाता है 8 अगस्त 1940 को, और व्यक्तिगत सत्याग्रह भी होती है 1940 में ही, 17 अक्टूबर 1940 में ये शुरू होता है। फिर देख सकते हैं क्रिप्स मिशन 1942 यानी 30 मार्च 1942 को लाई जाती है। फिर इसके बाद 1942 में ही यानी 8 अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हो जाती है। फिर आज़ाद हिंद फौज की स्थापना होता है 1 सितंबर 1942 को। इसके बाद आप आ जाइए 1942 में सी राजगोपालाचारी फार्मूला भी लाई जाती है 10 जुलाई 1944 को। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं जो हमारे 19वें वायसराय हैं वेवेल, 1944 से 47 3 साल का, ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, लेकिन देखते हैं कि कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी। सबसे पहले 1945 में ही लॉर्ड वेवेल योजना लाई जाती है और उसको लागू भी की जाती है। लाई कब जाती है? 4 जून 1945 को। इसी साल कांग्रेस का शिमला अधिवेशन होता है, सम्मेलन होता है 25 जून 1945 को। ब्रिटेन में आम चुनाव 5 जुलाई 1945 को होती है। 46 में नौसेना विद्रोह हो जाता है 18 फरवरी 1946 को। कैबिनेट मिशन की स्थापना होती है 16 मई 1946 को। संविधान सभा का चुनाव जुलाई 1946 में होती है। सीधी कार्यवाही दिवस मनाया जाता है 6 अगस्त 1946 को। अंतरिम सरकार का गठन किया जाता है 2 सितंबर 1946 को। संविधान सभा का निर्माण कहा जाता है उन लोगों को करने के लिए, तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का निर्माण के भी जैसे क्या कहते हैं किया जाता है। इसके बाद 1947 में आ जाइए, इटली की घोषणा होती है 20 फरवरी 1947 को। चलिए हम 20वें जैसे थोड़ा वायसराय को देख लेते हैं, इसके बाद फिर अगली क्लास में बाकी को हम ले लेंगे। हमारे माउंटबेटन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 1947 से 48 यानी भारत जो है इन्हीं के टाइम में आज़ाद हुई थी। 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन योजना आती है 3 जून 1947 को, और भारत स्वतंत्रता अधिनियम पारित होता है 4 जुलाई 1947 को। ब्रिटिश भारत के अंतिम वायसराय के रूप में ये जाने जाते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद एक और वायसराय है, उसको भी थोड़ा सा हम देख लेते हैं। और ये भारत के जो वायसराय है ये स्वतंत्र भारत के प्रथम हम कह सकते हैं वायसराय, या फिर प्रथम भारतीय वायसराय। प्रथम क्या, फर्स्ट एंड लास्ट वायसराय थे सी राजगोपालाचारी। 1948 से 1950 2 साल के लिए रहे, क्योंकि उस समय तक ना तो संविधान सभा का ये हुआ था और ना ही सरकार बनी थी, और स्वतंत्र भारत के प्रथम वायसराय के रूप में उनको जाना जाता है सी राजगोपालाचारी। तो आपने जैसे क्या कहते हैं, मैंने 21 वायसराय के बारे में बताया है और इनके कार्यकाल में कौन से काम हुए थे, तो आप लोग इसको अच्छी तरह से देख लीजिएगा, अपना नोट बना लीजिएगा, और किसी तरह की कोई दिक्कत हो तो हमें आप मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में। ठीक है, स्वस्थ रहें, खुश रहें।